दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श। नागालैंड के मॉन डिस्ट्रिक्ट के ओटिंग गांव में एक इंसर्जेंस ग्रुप समझकर इंडियन आर्मी ने उस पिकअप पर अटैक कर दिया और उसमें बैठे हुए कई सारे सिविलियंस की जान चली गई। इंडियन आर्मी का इस पर कहना है कि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिला था कि वहां पर इंसर्जेंस ग्रुप का मूवमेंट्स हो रहा है और इसी इंसर्जेंस को रोकने के लिए उन्होंने इस गाड़ी पर अटैक किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिस्टेकन आइडेंटिटी होने की वजह से उसमें बैठे हुए कई सारे सिविलियंस मारे गए, जो कि माना जा रहा है कि वर्कर्स का ग्रुप था जो माइंस में काम करते थे। अब दोस्तों इस पे गवर्नमेंट एसआईटी की जांच करवाएगी और इंडियन आर्मी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करवाने वाली है। लेकिन आखिर में इंसर्जेंस ग्रुप, ये उग्रवाद, इनकी शुरुआत कैसे होती है? ये कौन लोग हैं जिसकी वजह से नागालैंड के जो सिविलियंस हैं उनकी लाइफ चैलेंजिंग हो गई है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अगर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न एरिया पे नज़र डाला जाए तो हमको पता चलेगा नागालैंड एक इम्पॉर्टेंट स्टेट हमारे इंडिया के लिए। वैसे तो इन नागाज की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन इनकी मॉडर्न हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ये आसानी से हमको समझा सकती है कि कैसे ये आज के इंडिया के पार्ट हुए। और नागालैंड स्टेट कैसे बनता है और इन इंसर्जेंस ग्रुप की शुरुआत कहां से होती है? दोस्तों 1824 से लेकर 1826 के बीच में फर्स्ट बर्मिस वार होता है, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पर कब्जा कर लिया और उसी इम्पॉर्टेंट पार्ट का एक पार्ट था नागा हिल। और इन हिल में कई सारे ट्राइबल्स रहते थे। इस वजह से शुरुआत से ही भारत से थोड़ा कटा एरिया था, क्योंकि इंडिया के और पार्ट के लोग इनके बीच में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए वहाँ पर डबल गेम खेला। एक तरफ तो इनके कल्चर में इंटरफेयर किया, वहाँ पर खूब ढेर सारे मिशनरीज को भेजकर वहाँ पर क्रिश्चियनिटी फैलाने की कोशिश की गई। और दूसरा काम इन्होंने किया दोस्तों कि उन नागाज ट्राइबल लोगों को अपने सेना में भर्ती कर दिए। और वो वर्ल्ड वार फर्स्ट का टाइम था। कई सारे नागाज को भेजा गया फ्रांस में वार लड़ने के लिए। और इसी के बाद नागाज पर और नागा हिल के एरिया पर अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस जमाने चालू किया। और जैसे जैसे ये ट्राइबल्स उस ट्राइब एरिया से बाहर निकले तो उनको पता चला कि इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट है इससे इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनकी भाषा एकदम अलग है। और भारत के मेजॉरिटी में जो रिलीजन है, जैसे कि हिंदू हो गया या मुस्लिम हो गया, इनसे इनका रिलीजन एकदम अलग था, इनका कल्चर भी अलग ही था। और इसके साथ इन लोग पोर्क यानी कि सूअर का मांस और गाय का मांस खाते थे। इस वजह से इनको एक गलत नज़र से देखा जाता था। और अंग्रेजों ने बहुत समझदारी से 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इस नागा हिल को एक एक्सक्लूडेड एरिया घोषित कर दिया, यानी कि इस पार्ट का इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे महात्मा गांधी स्ट्रांग हो रहे थे नॉर्दर्न इंडिया में। गांधीयन ईरा चल रहा था, कई सारे लोग महात्मा गांधी को सपोर्ट कर रहे थे। तो उसी के साथ इन नागाज को भी लगा कि इनको अपनी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। और इसी के बाद इन्होंने अपना एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी राजनीतिक संघ बनाया, NNC यानी नागा नेशनल काउंसिल, और अपना एक नया देश बनाने की ये सोचने लगे। लेकिन इस NNC में दो तरह के लोग थे। एक तरफ तो एक्सट्रीमिस्ट थे जो इस चीज़ को सपोर्ट करते थे कि नागा हिल इंडिया के और पार्ट से अलग होना चाहिए। दूसरी तरफ मॉडरेट्स भी थे। धीरे धीरे मॉडरेट चाहने लगे कि नागालैंड का जो हिस्सा है वो इंडिया का पार्ट हो जाए। और इसी के बाद मॉडरेट के दो बड़े लीडर सामने आते हैं, टी साखरी और TN अंगामी। और ये मॉडरेट जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिले, तुरंत 29 जून 1947 में गवर्नमेंट ने नागालैंड को अपना एक पार्ट मान लिया। तब से लेकर आज तक नागालैंड का जो हिस्सा है वो इंडिया का पार्ट से जाना जाता है। अब दोस्तों पेपर्स में तो नागालैंड इंडिया का पार्ट हो गया, लेकिन उन एक्सट्रीमिस्ट का क्या, जो इंडिया को और नागालैंड को एक साथ नहीं देखना चाहते थे। और इसी के बाद उन एक्सट्रीमिस्ट ने 1952 में एक प्लेबिसाइट करवाया नागा हिल्स में, जिसमें लगभग 99.9% नागाज ने नागालैंड को इंडिया से अलग रखने की बात कही। फिर उसी के बाद उस टाइम के प्रधानमंत्री नेहरू का दौरा होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और वहाँ पर उनका खूब विरोध होता है। और इसी के बाद खूब ढेर सारी आर्मी को भेजा जाता है नागालैंड में, और वहाँ पर आर्मी और नागाज एक दूसरे के आमने सामने थे, जिसमें ढेर सारे नागाज की और कईयों सैनिकों की जान चली गई। और उस टाइम पे एक्सट्रीमिस्ट के हेड थे फिजो, जिन्होंने तब के ईस्टर्न पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश से होते हुए लंदन भाग गए। वहीं दूसरी तरफ एक मॉडरेट लीडर
टी साखरी को एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप द्वारा मार दिया जाता है और इसी के बाद एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। पूरा नागालैंड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, कई सारे सिविलियंस बराबर मारे जा रहे थे। इसी को कंट्रोल में लाने के लिए गवर्नमेंट ने आर्मी को एक स्पेशल पावर दे दिया, जिसको आज हम कहते हैं द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, जिसके बाद कई सारे एक्सट्रीमिस्ट नागाज मारे गए। और इसी नागाज नेशनल काउंसिल के कुछ लोग जो एक्सट्रीमिस्ट थे पहले, उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पीस के लिए नागा पीपल कन्वेंशन की शुरुआत कर दी, एनपीसी, जो कि इंडियन आर्मी के साथ मिलकर शांति की बात करने लगा। और इन्हीं नागाज पीपल कन्वेंशन के जो लीडर थे, इनके डिमांड पर इस नागा हिल को 1963 में एक स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। लेकिन अभी भी नागा नेशनल काउंसिल के एक्सट्रीमिस्ट भारत के लिए चैलेंज बन बैठे थे, क्योंकि अब वो अपने कई सारे एक्सट्रीमिस्ट को चाइना भेजने लगे थे और इनका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ मिलना इनके लिए ही चैलेंज हो गया, क्योंकि कई सारे और ट्राइबल्स जो इनके साथ में थे उन्होंने इनका साथ देने से मना कर दिया। और इसी का फायदा हुआ भारत सरकार को। उस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार ने एक शिलोंग एग्रीमेंट किया और इसी के बाद नागा नेशनल काउंसिल के कुछ लीडर्स ने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन दोस्तों, वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो चाइना में जाकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मिले हुए थे, उन्होंने इस प्रपोजल को एकदम कैंसिल कर दिया। उन्होंने ना ही इंडियन फ्लैग को एक्सेप्ट किया और ना ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया, बल्कि वो इस बात पे अड़े थे कि वो नागालैंड को एक अलग स्टेट बनाना चाहते थे और उसका नाम वो रखना चाहते थे ग्रेटर नागालिज्म। इसी वजह से उन्होंने एक दूसरी काउंसिल ही बना ली, जिसका नाम उन्होंने दिया नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, यानी कि NSCN। लेकिन ये NSCN 1988 आते आते लगभग दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तरफ NSCN-IM हो जाता है और दूसरी तरफ NSCN-K हो जाता है। ये दोनों एक इंसर्जेंस ग्रुप के रूप में आज भी काम कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि इन दोनों ग्रुप्स के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने मिलने की कोशिश नहीं की। गवर्नमेंट ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी कि इन दोनों ग्रुप के साथ एक लीगल एग्रीमेंट हो। इसी का एक पॉजिटिव रिजल्ट हमको मिलता है 1998 में और 2001 में। 1998 में NSCN-IM ने और 2001 में NSCN-K ने इंडिया के साथ लीगल एग्रीमेंट यानी कि सीज फायर एग्रीमेंट किया। लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद भी NSCN-K ने 2015 में इंडियन आर्मी के एक काफिले पे हमला बोल दिया, जिसमें कई सारे आर्मी के जवान शहीद हो गए। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने NSCN-K के साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया। लेकिन NSCN-IM भारत का बखूबी साथ दे रहा था, इसीलिए मोदी गवर्नमेंट ने इसके साथ एक एग्रीमेंट और किया। और इसके साथ एग्रीमेंट करना इंडिया की इंटीग्रिटी, यूनिटी और सॉवरेनिटी के लिए एक अच्छा कदम है। इसी के बाद NSCN-K भी अब इंडिया के साथ एग्रीमेंट करने की बात कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट लगातार ये कोशिश कर रही है कि नागालैंड के जो सिविलियंस हैं उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग लाई जाए और उनको एक मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए। लेकिन इसको करने के लिए वहाँ पर जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करना पड़ेगा। पहला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो ये है कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पर है। आज भी NSCN-K हो या NSCN-IM हो, ये दोनों सीज फायर एग्रीमेंट तो किए हैं, पर इंडिया का ना ही कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं और ना ही इंडिया के तिरंगा को इन्होंने एक्सेप्ट किया है। और इन्हीं के जैसे कुछ और मिलिटेंट्स ग्रुप हैं, वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं। कई बार वो खुद ही सिविलियंस के ऊपर अटैक करते हैं और वहाँ की जनता इस तरीके की इंसर्जेंसीज से पूरी तरीके से परेशान हो गई है और इसी वजह से वहाँ के लोग इंडियन आर्मी पे एक विश्वास बनाना स्टार्ट किए हैं। इन ग्रुप के इंसर्जेंस मूवमेंट को रोकने के लिए और लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आज इंडियन आर्मी तत्पर है। लेकिन इसी के दौरान मिस्टेकन आइडेंटिटी होने की वजह से 14 सिविलियंस की जान चली गई। NSCN-IM ने इस दिन को ब्लैक डे कहा और अब वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। कुछ आर्मी की गाड़ियों को वहाँ पर लोग जला दिए, एक जवान मारा भी गया और वहाँ की पुलिस FIR में ये पॉइंट किया गया कि इंडियन आर्मी ने मर्डर और इंजर्ड करने के इंटेंशन के साथ अटैक किया उन सिविलियन पर। इस पूरे मामले की जांच SIT करने वाली है और हमारे होम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि जो सिविलियंस हैं उनको न्याय जरूर मिलेगा। Government of India, whether they have sent this Indian army to kill innocent people or to safeguard the country, we Nagas, we can save our own land, we can safeguard our own people. We don't need Indian army.
आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, खूब सारा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।